नमस्ते बच्चों। प्रश्नावली 33 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूरदास के लिए गए पद के दूसरे अंश की व्याख्या करेंगे। आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश आरंभ हो चुका है और आपको लगभग 1 महीना अब ऐसा मिलेगा जिसमें आप अपनी पर्सनल स्टडी को बेहतर तरीके से कर सकेंगे, क्योंकि अब स्कूल के होमवर्क का तो कोई बर्डन नहीं होगा। तो आप अपनी निजी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स की, उस पर ध्यान फोकस कीजिए ताकि आपको अच्छे परिणाम बोर्ड परीक्षा में मिल सके। आज से मैं अपनी सभी वीडियो सुबह के समय ही अपलोड करूंगी ताकि आप पूरा दिन में उस स्टडी को कंप्लीट कर सके जो हमारी चलती हुई आ रही है। नए बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी आरंभ से ही वीडियो को देखें और अपने पेपर की तैयारी करें। और जो बच्चे मुझे पढ़ रहे हैं लगातार, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस चैनल पर नए बच्चों को भी जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस स्टडी का लाभ उठा सकें। तो आज हम अपने पद्यांश की दूसरे अंश की व्याख्या को कर रहे हैं। बच्चों, आज जिस अंश की व्याख्या मैं करूँगी उसकी जो पंक्तियाँ हैं वह है किलकी हसत राजत दे दतियाँ और उपमायिक राजती। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्नावली 33 को हम अब आरंभ कर रहे हैं और इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या अब हम शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ स्केच पेन से लिखा है किलकत हसत इक राजती। ये पूरा हमारा जो 2 पंक्तियों का अंश है इस प्रकार बनेगा। ये जो चिन्ह लगे हुए हैं इन्हें हम डैश बोलते हैं, यानी कि ये 2 शब्द लिखकर और लास्ट के पंक्ति के 2 शब्द लिखकर हम इस अंश को पूरा करते हैं और यही इसका नियम है। अब हम इस अंश की व्याख्या कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि सूरदास लिखते हैं कि मणियों में अपनी छवि को पकड़ने का प्रयास करते हुए बालकृष्ण जब उसे नहीं पकड़ पाते, अब वो तो मणि में उनकी छवि दिख रही है तो ऐसे पकड़ते हैं जैसे ही, तो वो तो उनके हाथ आती नहीं, तो जब वो पकड़ते हैं तो वो उनके हाथ नहीं आती तो वो हंस पड़ते हैं। उन्हें अभी केवल 2 ही दांत निकले हैं। जब वह हंसते हैं तो उनके आधे निकले दांतों की छवि मणियों में ऐसी लगती है मानो कमल की अधखिली पत्तियां खिलने का प्रयास कर रही हो। उनकी इस छवि का आनंद मानो वसुधा भी उठा रही है। वसुधा ने भी स्वयं को उनके लिए नरम और मुलायम बना लिया है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति उनके चरणों में कमल बिछा रही हो या मानो प्रकृति ने उनके चरणों में कमल बिछा दिए हों। यहाँ पर इस पद्यांश की हम जब काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं, हमने नए पॉइंट्स लिए हैं काव्यगत सौंदर्य के और मैं प्रत्येक पद्यांश की काव्यगत सौंदर्य को अब साथ साथ बताती हुई चल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पहला जो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पॉइंट आ रहा है उसमें है कि बालकृष्ण की दंत पंक्तियों का अद्भुत चित्रण हुआ। आपने एक छोटे बालक को देखा है जिसके दांत निकलते हैं, अभी अभी निकलने शुरू में, तो पहले वो छोटे छोटे निकलते हैं फिर वो थोड़े बड़े होते हैं। तो बस वही आनंद यहाँ पर सूरदास ने अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। इस सौंदर्य के अंतर्गत सेकंड पॉइंट जो बनता है वह है कि श्री कृष्ण की बाल लीला का जीवंत चित्रण किया है। ऐसा लगता है मानो सूरदास कोई कवि नहीं है, एक माँ है और माँ अपने छोटे से बालक की संपूर्ण गतिविधियों को, उसके बड़े होते हुए स्वरूप को निहार रही है। इसलिए उन्हें कहा है वात्सल्य रस का सम्राट, और उनके लिए कहा जाता है ऐसा लगता है मानो वह बाल मन का कोना कोना झांक आए हों। मतलब ऐसा कोई वर्णन उनके पद्यांशों में छूटा ही नहीं है जो बाल विवरण से मतलब जुड़ा हुआ ना हो। उन्होंने छोटी से छोटी बातों की, भगवान श्री कृष्ण की छोटी से छोटी गतिविधि को भी अपने पदों में रचा है। तो अब यहाँ हम इस पद में उनकी भाषा को देख लेते हैं। तो ब्रज भाषा का सजीव चित्रण हुआ है चित्रात्मक रूप में और वात्सल्य रस का अद्भुत प्रयोग हुआ है। अलंकार के रूप में उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश और विप्सा अलंकार इस पद्यांश में हमें प्राप्त होता है। और गुणों में हमें दोनों ही प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग इस पद्यांश में मिलता है।
देखिए, सूरदास एक बड़े भाव युक्त कवि हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण साहित्य में, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित हो या भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात भ्रमर गीत सार का प्रसंग हो, उसमें उनके निर्गुण स्वरूप को प्रस्तुत करते उद्धव की बातें हों, वो सब इतनी चित्रात्मकता के साथ अपने साहित्य में चित्रित की हैं कि उन्हें पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे ये सब कुछ घटनाएं हमारे सम्मुख ही घट रही हो। तो काम चलाओ पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गहराई के साथ पढ़ाई कीजिए। इन पद्यांशों को अपनी पुस्तक में भी पढ़िए, उसे फील कीजिए। मैंने जब अपनी पढ़ाई शुरू की थी तो मेरे सभी मास्टर्स ने मुझे ये बताया था कि ज़रूरी नहीं कि जो भाव हम लोगों के निकल कर आ रहे हैं वही आपके भी निकलें। हो सकता है आपको उस पंक्ति को पढ़ते हुए कुछ और भाव जागृत हो, आप कुछ और चीज़ को महसूस करें, वही लिखिए। व्याख्या क्या है? व्याख्या है मन के भाव को शब्दों में ढाल देना, ठीक है ना। तो आपको यदि लगता है कि मैं इससे भी बेहतर भाव को महसूस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप उसे भी लिख कर देखिए। मैंने कल भी आपसे अपनी पद्यांश के काव्यगत सौंदर्य में यहाँ पर इंडिकेट किया था कि मैंने यहाँ ग्रीन कलर से जैसे भाषा लिखा है और फिर उसे येलो कलर से थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। तो अपने संपूर्ण लिखे हुए को आप कोशिश कीजिए कि बहुत सुंदर लिखें और बहुत तसल्ली के साथ लिखें, सोच समझ के लिखें और इसी तरीके से सारी चीज़ों को इंडिकेट करते हुए चलें। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हाइलाइटर तो ले जाने नहीं दिया जाता, लेकिन आप ब्लैक, ब्राउन और येलो और ग्रीन कलर की स्केच पेन आप ले जा सकते हैं और कोशिश कीजिए कि 10 मिनट केवल इसी डेकोरेशन के लिए आप अपने पेपर में रखें। मैंने पहले कहा था कि अंडरलाइन आप अपना जो पूरा पेपर है उसे 10 मिनट पहले कंप्लीट कर लें और यदि आपने स्टडी को सही तरीके से करा है तो यकीन मानिए हम बिल्कुल 10 मिनट पहले पेपर अपना कंप्लीट, 15 मिनट भी हो जाते हैं कभी कभी, तो 15 मिनट पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद अपने इस कार्य को निपटाइए। और क्वेश्चन से संबंधित और बहुत सारी जानकारियाँ मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे शेयर करती रहूँगी कि किस तरीके से हमें अपने पेपर में अपने क्वेश्चंस के नंबर को ऐड करना है और कैसे हम अपने पेपर को मेंटेन करेंगे। इसके लिए मैंने क्या सोचा है कि मैं आपको एक पूरा पेपर तैयार करके दूंगी, लिख कर दूंगी और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको अपने पेपर में बिल्कुल वैसा का वैसा ही करके आना है। तो बच्चों धन्यवाद। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस ग्रुप के साथ जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास हो सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स ज़रूर भेजें। धन्यवाद।